नमस्कार। मैं हूँ साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट मोनाली गुहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और जिस तरह से अभी लॉकडाउन के नियमों को लाया गया है उन सभी का पालन करते हुए सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये जो लाइव सेशन है, काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत सारे उनके साथ साइबर अपराध हुए हैं। काफ़ी लोगों की शिकायतें आई हैं कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि जब से कोरोना का ये प्रकोप बढ़ा है तब से कहीं न कहीं साइबर अपराधी भी अपराध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, चूक नहीं रहे हैं। उनको जो मौका मिल रहा है वहाँ से वो अपनी या तो इनकम सोर्सेस तलाश रहे हैं, या फिर आपका डेटा अपने पास लाकर उसे सेल करके कमाने की इच्छा रखते हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे कि सर्ट यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं मोबाइल सुरक्षा को लेकर, ज़ूम ऐप को लेकर, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला काफ़ी बड़े लेवल पे इस ऐप को यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो या फिर आप फैमिली कन्वर्सेशंस की बात करें या नॉर्मल कन्वर्सेशंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अब चूँकि लगातार खबरें आ रही हैं कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, तो बहुत से लोगों का ऐसा सवाल था कि मैम प्लीज़ इस पर आप थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा बहुत से अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि आपके बैंक खातों से रुपए गायब हो रहे हैं, और चूँकि समय ऐसा है कि आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। तो ऐसे समय में अब लोग घबराए हुए हैं कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए या हमारे बैंक खातों के साथ कोई खिलवाड़ करता है या सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कोई खिलवाड़ करता है या अगर उनका मोबाइल या लैपटॉप हैक कर लेता है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ूम ऐप की, जिसके लिए अभी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। MHA ने भी जारी किया है, सर्ट ने भी जारी किया है। बेसिकली हम सर्ट पर बात करेंगे, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। इसमें आपको कुछ ऐसे सिक्योरिटी ऑप्शंस बताए गए हैं कि यदि आप ज़ूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन किन सिक्योरिटी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है और कैसे अपने आप को उस ऐप पर सुरक्षित रखना है। और एक और अभी जो लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की गई थी 15 तारीख को, उसमें ये बताया गया है कि इसके अलावा जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशंस हैं उनमें हैकिंग किस तरह से की जा रही है और आपको उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के वेब कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशंस को कैसे हैक किया जाता है। तो बेसिकली इनके 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन पर और आपने उसमें पासवर्ड को मैंडेटरी नहीं किया है, यानी कि विदाउट पासवर्ड अगर आपके वेब कॉन्फ्रेंसिंग से कोई जुड़ सकता है, ऐसे समय में आपको इस एप्लीकेशन के साथ में खतरा है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे ज़ूम हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन हो। अगर उसमें कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड मैंडेटरी नहीं है तो आपका वो जो कन्वर्सेशन है वो सुरक्षित नहीं माना जाता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके कन्वर्सेशन के बीच कुछ मैलिशियस लिंक्स उस कम्युनिकेशन में एक दूसरे को शेयर हो रही है, तो ये सोचने वाली बात है। ये काम एक्चुअली अभी जो भी अटैकर्स हैं वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लिंक्स आपको कन्वर्सेशन के बीच में सेंड करते हैं कि आपको लगेगा कि किसी ऐसे पर्सन ने भेजी है जो वाकई में हमसे कम्युनिकेशन कर रहा है, और आप उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, या तो आपका जो बोलना चाहिए मोबाइल के कुछ सिक्योरिटी के जो मेन बेसिक पॉइंट्स होते हैं हो सकता है वो उनके पास चला जाए, या आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके पास चला जाए, या आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ ऐसी सेटिंग्स को वो फ़ोन पे टर्न ऑन कर दे जो कि सुरक्षा के लिहाज से ऑन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन लिंक्स के थ्रू अभी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि आपने उस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल किया तब उसमें ये चेक किया कि नहीं कि वो हमारी कौन कौन से डेटा को एक्सेस कर रहा है, और इसके अलावा क्या वो एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी डेटा एक्सेस के लिए आपसे परमिशन लेता है या नहीं। सीधे शब्दों में बात करें तो क्या आपने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जो कि आपके जो रियल डाउनलोड ऑप्शंस है लाइक प्ले स्टोर हो गया या एप्पल है उससे हट कर क्या आपने कहीं और से ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया है जिसके लिए आपके मोबाइल ने कभी आपको अलर्ट भेजा हो कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी क्या आपने ये इंस्टॉल किया है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो आप रिस्क पर हैं। और इसके अलावा
बहुत से ऐसे और भी दूसरे कारण हो सकते हैं कि जिनके थ्रू आपका बोलना चाहिए ये जो मोबाइल सिस्टम है, इन ऐप्स के ज़रिए कई बार डायरेक्टली मोबाइल हैक किया जा सकता है, या कई बार सिर्फ कम्युनिकेशन को या उस एप्लीकेशन के डेटा को ही एक्सेस किया जाता है। इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अब इसके पहले एक बात ये हो जाए कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है, सर्ट ने क्या कुछ कहा है, और किस तरह के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की सर्ट ने सलाह दी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो कि आपको डेटा एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। अब जो लोग टेक्निकल हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे कि एन्क्रिप्शन क्या होता है। जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए मैं बता दूं कि एन्क्रिप्शन होता क्या है एक्चुअल में। जनरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपको मैसेज भेजा ABC। अगर आप भी उसे डायरेक्टली पढ़ लें, कोई थर्ड पर्सन आके भी डायरेक्टली ABC करके अगर उसको पढ़ लेता है, दैट मीन्स वो प्लेन मैसेज है। लेकिन अगर मैंने उस ABC को 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया, और सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि 1 2 3 का मतलब ABC होता है, तो भले अब अगर थर्ड पार्टी आके उसको 1 2 3 पढ़ भी लेती तो भी उसकी मीनिंग वो समझ नहीं पाएगी। यानी कि इनक्रिप्शन यानी क्या हुआ कि आपके डेटा को एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि एक तो सामने वाला या कोई थर्ड पार्टी अगर इंट्रूडर है, हैकर है, कोई भी है, एक तो वो कि वो उसको पढ़ ना पाए, दूसरा यानी अगर वो उसको देख भी ले, पढ़ भी ले, एक्सेस भी कर ले, तो भी उसका मीनिंग ना समझ पाए, उसको डिकोड ना कर पाए। तो इस चीज़ के लिए मैसेज की एनकोडिंग डिकोडिंग की जाती है, और सॉफ्टवेयर की मदद से ये होता है। इससे आपका जो डेटा होता है काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है, और आजकल लगभग हर जगह एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपके डेटा को सिक्योर कीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं अपन अपडेट पर। बहुत सारे लोगों में मैंने ये माइथोलॉजी सुनी है कि आपको अपना कोई एप्लीकेशन अपडेट नहीं करना चाहिए, इससे वायरस आता है। तो ये फ़र्ज़ी बातें हैं, फालतू की टिप्स हैं, इन पर मत जाइए। आपके पास जितने भी एप्लीकेशंस आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, जो सिक्योर हैं, आप लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं, जिनमें कोई शिकायत नहीं आई है, आप उन्हें हमेशा अपडेटेड रखें। अपडेट करने से क्या होता है, आपको सिक्योरिटी पैचेस उसमें जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे जूम की बात की गई, जूम ने भी ये कहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है एक्चुअली इतने बल्क अमाउंट में यूज़र्स के लिए नहीं बनाई गई थी, ना ही इसका सर्वर कुछ इस हिसाब से प्रिपेयर किया गया था। अब सडनली इतना ज़्यादा वर्कलोड हुआ है तो ऑब्वियसली वर्किंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां आती हैं, और यही रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर चुका है। तो यही चीज़ें हैं कि अब जूम ये कह रहा है कि वो अपने सिक्योरिटी फीचर्स पर ध्यान दे रहे हैं, सर्विस फीचर्स पर ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान देने का मतलब ये है कि वो कुछ इसमें नया अपडेट लेकर आएंगे, और जब तक आप उस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप इस पुरानी वाली समस्या से आगे नहीं हट पाएंगे। तो अपडेट इसीलिए इंस्टॉल करना चाहिए। अपडेट्स अच्छे होते हैं, कुछ बेटर सर्विसेज के लिए होते हैं, कुछ अगर पुरानी कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए होते हैं। अपडेट ज़रूर इंस्टॉल करें, खास करके तब जब उसमें सिक्योरिटी पैचेस की बात हो। अगला है आपके पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। हर ऐप में, कोई भी ऐप आप ले लें, एग्जाम्पल के लिए फेसबुक ले लें या जूम को ही ले लें, आप उसमें जाकर देखिएगा सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी या सिक्योरिटी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश में होते हैं, आप उनको पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोलना चाहिए जो लाइन कही गई है उसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है, क्या ये आपकी सुरक्षा के लिए सही है। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये मेरी सुरक्षा के लिए सही है तो आप उसको इनेबल करके आगे बढ़ें, इग्नोर कुछ भी ना करें। लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट बना लेते हैं, नेट पर देख लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है और लगातार बस उनका इस्तेमाल करते जाते हैं, सिक्योरिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस गलती से बचिए, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए, जितने आपको सिक्योरिटी ऑप्शंस दिख रहे हैं सबको पढ़िए, ध्यान से समझिए, उनको इनेबल कीजिए। इसके अलावा है एक्सेस कोड। अभी जितने भी लोग वेब मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एक्सेस कोड ऑब्वियसली वहाँ पर रहता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, कई बार उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहे हैं, किसी को मेल कर दे रहे हैं या किसी एक को दे देते हैं, बोलते हैं कि आप बाकी लोगों को दे दें। तो इस तरह का काम ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक्सेस कोड सीक्रेट होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए जिनको आप कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेटिंग रूम फीचर। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, हर मीटिंग में करें। इससे क्या होगा कि आप जिनको ऐड करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को वहाँ से आप पिक करके रियल कन्वर्सेशन में ऐड करें, और वेटिंग रूम फीचर का इस्तेमाल ध्यान से याद से करें। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग का जो ऑप्शन दिया जाता है आप उसको रेस्ट्रिक्टेड मोड पर रखें, जो परमिसिबल होंगे सिर्फ वही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग को सेव करने के पहले सभी की परमिशन से एक यूनिक नाम दें, ताकि सभी को ध्यान रहे कि हाँ ये कन्वर्सेशन इस नाम से है।
एंड देन इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है वो कुछ पर्टिकुलर पार्टीज़ के पास ही होना चाहिए, आप सबके लिए एक कॉमन डेटा अलाउ ना करें। इसके अलावा है आपके पास स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप है यहाँ पर, जो भी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं अभी या जो ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन ये है कि आप सिस्टम का इस्तेमाल करें और अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्वर्सेशन में शेयर ना करें। सिस्टम का इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा जितना कि मोबाइल में रहता है उतना कि आम तौर पर स्टूडेंट्स के लैपटॉप में नहीं देखा जाता है। तो आप अपने मोबाइल को सिक्योर करने पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रहते हैं वो डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन पर लॉगिन रहते हैं। कई बार लोग पासवर्ड सेव करके रखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट को किसी दूसरे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करके रखते हैं, तो हमारा पासवर्ड वहाँ पर शेयर होता रहता है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन थे। और इसके अलावा एक सजेशन ये दिया गया है सर्ट की तरफ से कि आप कॉन्फ्रेंस ओवर होने के बाद आपके सर्वर से वो डेटा इरेज हो सके ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो ये कुछ खास गाइडलाइंस थी। मेरे हिसाब से एक इन सिक्योरिटी फीचर से मैच होता हुआ एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास स्काइप है, आप स्काइप का इस्तेमाल करें। बहुत सारे यूज़र्स एट अ टाइम उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके, आपको जो आपके लिए बेहतर लगे उसका इस्तेमाल करें। और जब तक फ़िलहाल जूम का कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आ जाता, स्काइप एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वेल नोन कंपनी के थ्रू वो आपके पास आता है और काफ़ी लंबे समय से इसको हम देख रहे हैं, लाइक जब शायद आप खुद भी बहुत छोटे रहे होंगे, काफ़ी पुराने ज़माने से ये चल रहा है और काफ़ी अच्छा है। तो ये थी बात वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सिक्योरिटी की। और अब हम बात करते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए सर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई अभी वेब कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करे। ये उन लोगों के लिए था जो कि ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए या स्टडीज़ के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, या डिफरेंट आपके जो बोलना चाहिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी के लिए सर्ट ने क्या एडवाइजरीज़ जारी करी हैं, और वो लोग जो मोबाइल डेफिनेटली आज के समय में लगभग हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उनको किन किन सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे एक यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑप्शन रखें। यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑप्शन यानी कि या तो आप उसमें अपना कोई पासवर्ड डाल के रखें, या पिन डाल के रखें, या पैटर्न डाल के रखें, या फिर फेस या फिर आपका फिंगरप्रिंट लॉक ज़रूर डाल के रखें, यानी कि डायरेक्टली अगर कोई चाहे तो आपका मोबाइल ओपन ना कर पाए। इस चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने पहली गाइडलाइन में भी बात की थी, सिक्योरिटी पैचेस जितने भी होते हैं सब आप अपडेट करें, यानी कि आपके मोबाइल पे जितने भी अपडेट्स आते हैं, सपोज़ अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप यूजुअली नोटिस करेंगे कि MI के अपडेट्स आते रहते हैं विदिन 15 डेज़, 1 मंथ, कई बार वीकली इनके अपडेट्स आते हैं। इन ऐप्स के अपडेट्स को आप इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। देन इसके अलावा जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि आप उसमें ऐप को परमिशन कौन कौन सी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने उसे इंस्टॉल किया और आपसे वो परमिशन मांग रहा है कि उसको कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करना है, तो आप सोच कर देखिए कि किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप को कॉन्टैक्ट की लिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ लायबल है तो आप अलाउ करें। अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन में मेरे इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है तो उस ऐप को इंस्टॉल ना करें। ये बहुत ही ईजी सा एक बोलना चाहिए प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी नहीं पढ़ता है, और बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि लोग पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें देन फिर उसमें अंदर लॉगिन करें। थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ी सी मेहनत करें। अगर बहुत ज़रूरी है उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आपके लिए तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा है ऐप अपडेट करना है आपको। आपके जो फ़ोन पे अपडेट्स आते हैं दैट्स ओके, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं लाइक सोशल मीडिया साइट्स के भी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, आप उनको इंस्टॉल करें। सोशल मीडिया ऐप के साथ में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको किसी XYZ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन विद ईमेल और लॉगिन विद योर फेसबुक, लॉगिन विद योर इंस्टाग्राम।
तो इस टाइप के लिंक्स से आप बचने का प्रयास करें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप सीधे तौर पर अपने फेसबुक, ईमेल या इंस्टाग्राम के जो आपका आईडी पासवर्ड है उसको डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के साथ में शेयर कर रहे हैं, यानी कि आप अपना आईडी पासवर्ड उस थर्ड पार्टी के साथ में शेयर कर रहे हैं। और इस बात की तो ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं होती है कि वो डेटा उनके पास किस लिमिट तक सिक्योर रहेगा या वो डेटा उनके पास से लीक आउट नहीं होगा। इन सब से बचने के लिए एक तरीका ये है कि अगर आपको ऐसे ऑप्शंस बार बार आते हैं कि लॉगिन विद योर फेसबुक, लॉगिन विद योर जीमेल, तो आप इसके लिए कोई एक अलग अकाउंट बना कर रखें जिसे आप किसी से शेयर ना करें, और उस अकाउंट से आप केवल जनरल लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ही काम लें, ताकि आपका जो रियल अकाउंट है वो सेफ रहे। और हाँ, आपका जो सेकेंड अकाउंट है उसे कोई फेक एक्टिविटी ट्राई बिल्कुल भी ना करें। देन नेक्स्ट है आपके पास वाईफाई। ओपन वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओपन वाईफाई में ही ज़्यादातर हैकिंग के अटैक्स देखे गए हैं। और इसके अलावा है फ़िशिंग से बचने का प्रयास करें। फ़िशिंग मीन्स समझ लीजिए कि ओरिजिनल किसी वेबसाइट का एक क्लोन कॉपी बनाया जाता है और उस क्लोन को आपको सामने दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सर्च किया फेसबुक, अब फेसबुक की बहुत सारी लिंक्स आ जाती हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा। आपने जैसे ही किसी एक रैंडम लिंक पर क्लिक किया, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लॉगिन, और आप वहाँ पे नॉर्मली या तो अकाउंट क्रिएट करें या तो लॉगिन करें। आप अपना आईडी पासवर्ड वहाँ पर डालते हैं, सडनली एक मैसेज आता है कि आपने अपना आईडी या पासवर्ड गलत एंटर किया है, प्लीज़ दोबारा एंटर करें। और जैसे ही आप दोबारा एंटर करते हैं, आप अपने नॉर्मल फेसबुक पे या फिर जिस पे भी आपने लॉगिन किया हो, आप उसके होम पेज पर आ जाते हैं। ऐसा अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सामने एक मैसेज डिस्प्ले आता है कि आपने गलत आईडी या गलत पासवर्ड डाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपने गलत ही पासवर्ड डाला हो, कई बार ये फ़िशिंग की वजह से होता है। आपको जानबूझकर ये मैसेज दिखाया जाता है कि आपने गलत आईडी पासवर्ड डाला है, ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि आप ही ने गलती की है और आप वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड दोबारा शेयर करें। जैसे ही आप दोबारा अपना रियल आईडी पासवर्ड डालते हैं, आपको ओरिजिनल साइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच में आपका जो ओरिजिनल आईडी पासवर्ड था वो हैकर्स के पास जा चुका होता है। ये था फ़िशिंग का प्रोसेस, और इसे बचने के कुछ एक उपाय हैं, आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो आप जो URL होता है लाइक www.facebook.com, वहाँ पर आप देखें कि कोई IP एड्रेस तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। IP एड्रेस मीन्स लाइक वहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे डॉट के साथ में, फॉर एग्जांपल 192.168. समथिंग। तो ये अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि ये फ़िशिंग का पेज है, किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के थ्रू ये रन हो रहा है और आपको यहाँ पे अपना कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, लॉगिन आप वहाँ करें जहाँ पर आपको कुछ एक ग्रीन बार दिखाई दे एड्रेस बार में। लाइक आपने देखा होगा कुछ ग्रीन कलर का आजकल दिखाई देता है लगभग हर सोशल मीडिया साइट पे, https www.xyz.com। तो वो जो https है, इट स्टैंड्स फॉर SSL लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा सिक्योर कर देती है। आपका जो क्रेडेंशियल शेयर होता है, आईडी पासवर्ड वगैरह, वो एक सिक्योर वे में सर्वर तक जाते हैं। इनका आप इस्तेमाल करें। और अगर कहीं पर आपने नोटिस किया होगा रेड क्रॉस लगा रहता है एड्रेस बार में, या फिर एक ताला टूटा हुआ रहता है एंड देन उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ रहता है, ये चीज़ ये बताती है कि आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उसके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स सही नहीं हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर आगे जाते हैं तो आपके डेटा को खतरा हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी यानी कि हैकर्स आपकी इस डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं या फिर आपका डेटा हैक हो सकता है। ये उसका एक सिंबल रहता है। देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट में सर्ट ने कहा है कि आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। एंटीवायरस जनरली अगर लोग इस्तेमाल करते भी हैं तो फ्री एंटीवायरस यूज़ करते हैं। तो आपको बता दूं, फ्री एंटीवायरस यूज़ करने का कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता। आपको पेड एंटीवायरस यूज़ करने का एक बेनिफिट ये रहेगा कि वो वायरस को स्कैन भी करेगा प्लस रिजॉल्व भी करेगा। अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके फ़ोन में तो आपको सजेस्ट भी करेगा कि क्या कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स करना चाहिए। बिल्कुल सिंपली यस और नो के ऑप्शन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। और एंटीवायरस पेड ही हमेशा इस्तेमाल करें, फिर आप चाहे मोबाइल के लिए यूज़ करें या फिर आप लैपटॉप के लिए यूज़ करें। जनरली लोग केवल लैपटॉप पे पेड एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग पेड इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं बोलूँगी, हमारे सर्वे में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है। मोबाइल पे केवल 5 से 6% लोग पेड एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ जितना इंपॉर्टेंट डेटा आपके लैपटॉप में है उतना ही आपके मोबाइल में है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप पेमेंट एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन पर, तो उसको और सुरक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। पेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। आप अपना फेवरेट कोई भी पेड एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि आप अपना पासवर्ड कहीं भी स्टोर करके ना रखें। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड टाइप करके रख लें, तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है रिमेंबर पासवर्ड।
बहुत लंबे समय से आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन देते हैं, यस, नो, नेवर और सेव करके। तो आपको हमेशा नेवर पे क्लिक करना है। आप कोशिश करें, छोटा सा चीज़ होती है बिल्कुल पासवर्ड, तो आप उसको याद कर सकते हैं, आप कभी भी उसको स्टोर ना करें। और हाँ, एक और चीज़ इसमें ये आती है कि आप जब भी किसी ब्राउज़र पर लॉगिन करें, लाइक क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, तो आप हमेशा इनकॉग्निटो ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब ये इनकॉग्निटो ब्राउज़र ऑप्शन क्या होता है, आप इस लाइव के बाद प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने फ़ोन या लैपटॉप पर। जैसे ही आप कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे, राइट टॉप में आपको या तो 3 डॉट्स दिखेंगे या तो 3 बार दिखेंगी, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर कुछ एक ऑप्शन दिखेगा, न्यू प्राइवेट विंडो या फिर न्यू इनकॉग्निटो विंडो, उस पर आप क्लिक करें। ये जो विंडो होता है बहुत ही सिंपल सर्च ऑप्शन है, जैसा आप डायरेक्टली गूगल करते हैं वैसे ही आप यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। लेकिन इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी किसी भी क्रेडेंशियल को स्टोर नहीं करता है। मीन्स ना तो वो आपकी कोई हिस्ट्री को स्टोर करेगा, ना आपके किसी पासवर्ड को स्टोर करेगा, ना आपकी कुकीज़ को यूज़ करेगा। और जब ये चीज़ें स्टोर नहीं होंगी तो बहुत हद तक आप सुरक्षित रहेंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर सपोज़ आपने गूगल किया है कि मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, तो उसी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट आपको फेसबुक पर दिखेगा, इंस्टाग्राम पर दिखेगा, या अगर आप अदर कोई और सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो उस पर भी दिखेगा। अब सवाल ये होता है कि आपने तो गूगल सर्च किया था, तो ये फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तक ये बात कैसे पहुंची? तो ये कुकीज़ के ज़रिए होता है। कुकीज़ आप नॉर्मल टर्म में समझें तो कुछ ऐसा कंप्यूटर का डेटा या आपके मोबाइल का सर्चिंग का डेटा जो कि ब्राउज़र इस्तेमाल करता है एडवर्टीज़मेंट थ्रो करने के लिए। एडवर्टीजिंग की जो कंपनीज़ होती हैं उनसे ये डेटा शेयर होता है, एंड देन फिर वो आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट शो करते हैं। अगर इस तरह के एडवर्टीज़मेंट से बचना है तो कुकीज़ हमेशा आप अपनी क्लियर करते रहें, हिस्ट्री क्लियर करते रहें। अगर आप इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सब एक्सटर्नली क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि आप भूल गए इनकॉग्निटो मोड यूज़ करना, नॉर्मल आपने ब्राउजिंग की है, तो सिस्टम छोड़ने से पहले या उस ब्राउज़र को अपने मोबाइल में क्लोज़ करने के पहले वहीं पे आप क्लिक कीजिए राइट टॉप पे 3 डॉट पे या 3 बार पे। वहाँ पे आपको क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करें। वहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा कि आप इसे कब से कब तक के लिए डिलीट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक के लिए आप उसको क्लियर करें। वहाँ पे पासवर्ड्स को डिलीट करना है आपको, कुकीज़ को, हिस्ट्री को, ईच एंड एवरीथिंग सब क्लियर रखें। अब इसके अलावा आता है डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। लोग गलती यही करते हैं कि एक ही पासवर्ड मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, और ये चीज़ वो भूल जाते हैं जब वो लोगों से अपना पासवर्ड शेयर करते हैं। या फिर सेकंड कैटेगरी में लोग क्या करते हैं, पासवर्ड में बहुत थोड़े से चेंजेस करते हैं जो कि कॉग्निजिबल होते हैं, जिनको कि आप बिल्कुल बोलना चाहिए तुक्का लगा सकते हैं। और ऐसे पासवर्ड्स के साथ में वो लोग अपना डेटा शेयर कर देते हैं, पासवर्ड शेयर कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है अपना सिस्टम शेयर कर देते हैं। ये कभी भी ना करें। आप अपना मोबाइल फ़ोन कभी भी किसी को भी ना दें, और ना ही आप अपना लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप, अगर आपका कोई पर्सनल डेटा है उसमें या कोई ऑफिशियल डेटा है जो क्रूशियल है, तो बिल्कुल भी भूल कर भी किसी के साथ उसे शेयर ना करें। और अगर आपको ऐसी कोई मजबूरी आती है कि आपको अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप किसी और को देना है यूज़ करने के लिए, तो आप उसमें एक गेस्ट विंडो ओपन करके दें। आजकल मोबाइल में भी ऑप्शंस आ गए हैं कि आप सेकंड यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे तो रहता ही है कि आप गेस्ट यूज़र क्रिएट करें, तो इससे आपका जो मेन डेटा होता है वो सामने वाला इस्तेमाल नहीं कर पाता। लैपटॉप में आप अपना जो डिस्क होता है उसको एनक्रिप्ट करके रखें, और इसके लिए आप बिटलॉकर यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के लिए आप अलग से बिटलॉकर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी 7 तक के वर्जन्स में आपको उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा है सेशन लॉग आउट करना ना भूलें। लाइक सेशन लॉग आउट का मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि हम, मान लीजिए आपने फेसबुक आप हमेशा अपने मोबाइल पर चलाते आए हैं, और सडनली आपको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आप घर से कहीं बाहर हैं और आपको किसी दूसरे के सिस्टम में अपना फेसबुक लॉगिन करना है। आपने चलाया, ठीक है, लेकिन आने के पहले आप उसको लॉग आउट करना भूल गए, यानी कि आपका फेसबुक अब दूसरे सिस्टम पर भी चल रहा है। घर आने के बाद याद आता है कि भाई वहाँ से लॉग आउट नहीं हुआ था, अब क्या करें। ऐसे समय के लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, आप अपना पासवर्ड चेंज करें, और एक ऑप्शन आपको दिखेगा वहीं पे लॉग मी आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस, यानी कि मुझे हर डिवाइस जहाँ जहाँ पर भी मैं लॉगिन हूँ वहाँ से लॉग आउट कर दिया जाए। पासवर्ड में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं कम से कम 3 बार आप चेंज कीजिए। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आपका पुराना पासवर्ड किसी और के पास है, तो जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि एंटर योर ओल्ड पासवर्ड। अगर ओल्ड पासवर्ड आप वहाँ पर सही डालते हैं तो आपको वहाँ से आगे बढ़ने का मौका दे दिया जाता है। ये गलती ना करें, कम से कम 3 बार आप अपना पासवर्ड चेंज करें जब भी आपको पासवर्ड चेंज करने का मन हो, ताकि अगर आपका पुराना पासवर्ड किसी और के पास है भी, तो भी वो आपका अकाउंट उनके साइड से रिकवर ना कर पाए।
स्पेशल कैरेक्टर्स का आप उसमें इस्तेमाल करें, कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करें, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में न्यूमेरिक डिजिट्स का कॉम्बिनेशन आप ऐसा इस्तेमाल करें जो किसी वर्ड को फॉर्म ना करता हो, ना ही कोई ऐसा वर्ड फॉर्म करता हो जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, जो प्रेडिक्टेबल हो। आप अपने इंटरेस्ट से बिल्कुल अपोजिट पासवर्ड रखें, मिनिमम 15 कैरेक्टर्स तक का रखें जो कि सिक्योर माना जाता है। और देन इसके अलावा आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी तक आपने देखा था कि केवल आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या ईमेल पर आप अपने OTP रिसीव कर पाते थे। अब काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, अदर सिक्योरिटी आपके जितने भी एप्लीकेशन है सोशल मीडिया, वहाँ पर भी आप ऐप कोड जनरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल कोड्स होते हैं जिनको आप सेव करके रख सकते हैं, और एन नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर जाइए, सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, लेवल 2 वेरिफिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस तरह के कुछ टर्म्स दिखेंगे। आप वहाँ पे क्लिक करते जाइए, आपसे वो डेटा इनपुट लेता जाएगा कि आप किस अकाउंट को कैसे सिक्योर करना चाहते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर करें। और ऐसे एप्लीकेशंस, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसे एप्लीकेशंस जो आप काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। अब बात यहाँ पर ये आती है कि बैंक सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो कुछ बात हुई आपके मोबाइल को आपको घर पर रहते हुए कैसे सिक्योर करना है। अब हम बात करते हैं बैंक की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि अगर सडनली कुछ हो जाता है तो शायद बाहर अभी कंडीशंस ऐसी लॉकडाउन में कि आप तुरंत कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, ना तो आप तुरंत इस स्थिति में बैंक जा पाएंगे, ना तो तुरंत आप अपने थाने एरिया में रीच कर पाएंगे, और ना ही इतने बिजी शेड्यूल में कोई आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सुलझा पाएगा। सिक्योरिटी के लिए आप एक काम करें, अभी फ़िलहाल EMI के लिए फेक कॉल्स आ रहे हैं कि आपका EMI ड्यू है, आपको हमें कोई OTP बताना होगा या आप अपने बैंक के डिटेल शेयर कीजिए तभी, नहीं तो आपका अकाउंट का वो जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी फेक बातें आपसे की जाएंगी। कई बार ये रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं, तो आप इनसे बचें। अगर कोई भी कॉल आपके पास आता है EMI से रिलेटेड या आपके Paytm से रिलेटेड या आपके UPI से रिलेटेड, बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। जैसे ही पता चलता है इस टाइप का कोई कॉल है, तुरंत कट कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक के थ्रू इस तरह की कोई कन्वर्सेशन आपके पास हुई थी, तो आप डायरेक्टली अपने बैंक में जाकर इस बात का कंफर्मेशन लें, या अगर आपके पास पर्सनली बैंक के किन्हीं ऑथेंटिकेटेड अधिकारी का नंबर है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर बैंक का जो लैंडलाइन नंबर होता है आप वहाँ पर सूचना दे दें कि आपको इस नंबर से इस तरह का कोई कॉल आया था। उनसे वेरीफाई करवाएं कि जिस नंबर से कॉल आया था क्या वो नंबर बैंक के किन्हीं अधिकारी का है या बैंक का ही कोई ऑफिशियल नंबर है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इवन अपने रिसर्च में मैंने ये चीज़ पाई है कि हम में से लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो अपना ऑफिशियल नंबर ही बैंक में रजिस्टर करवाते हैं। अब आपको ऑफिशियल नंबर क्या हुआ? वो मोबाइल नंबर जो आपने लोगों को कम्युनिकेशन के लिए दिया है। अब वही नंबर अगर आप बैंक में रखते हैं तो जाहिर सी चीज़ है OTP एंड अदर इन्फॉर्मेशन वहीं पर आएगी। इस चीज़ को हैक करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, नहीं तो बहुत सारे लोगों को इसके आइडियाज़ भी मिलेंगे। बचने का एक सिंपल तरीका है कि आप कोई अलग नंबर लें, जो नंबर आप लोगों के साथ शेयर ना करें, उस नंबर को आप बैंक में रजिस्टर करें अपना OTP रिसीव करने के लिए एंड अदर कम्युनिकेशंस के लिए। सिमिलरली आप वो ईमेल आईडी, जनरली लोग 1 या 2 ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप बैंक के लिए एक अलग ईमेल आईडी रखें और उसे आप किसी के साथ शेयर ना करें। उसमें भी आप फैक्टर 2 जो बताया हमने सिक्योरिटी ऑप्शंस, उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको कॉल करता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसा हैक हुआ है या आपके पास कोई लिंक आती है, लिंक का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कोई लिंक आ रही है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है या आपकी फ़ोटो को किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर ऐड कर दिया गया है, आप चेक कर रही हैं आप है या नहीं, तो इस तरह के मैसेजेस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ना तो इन्हें आगे फॉरवर्ड करें और ना ही इन पर क्लिक करें। इन पर क्लिक करने से आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि एक चेन सीरीज़ है, अपराधियों द्वारा इस तरह के अपराध लगातार किए जा रहे हैं। बचने का सिंपल उपाय है इन चीज़ों पर आप क्लिक ना करें। और एक और अभी फ़िलहाल जो चल रहा है कि लोग जनरली फेसबुक हैक कर रहे हैं एंड उस फेसबुक अकाउंट में जितने भी लोग एडेड हैं उनको ये मैसेज कर रहे हैं कि मेरा फ़ोन गुम गया है या मेरे पास अभी वॉलेट नहीं है, पैसे नहीं है, मैं बाहर फंस गया हूँ लॉकडाउन में, मुझे आप XYZ नंबर पर इतना अमाउंट पेटीएम कर दीजिए। अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है तो जब तक आप उस व्यक्ति से पर्सनली फ़ोन पर बातचीत न कर लें किसी भी माध्यम से, तब तक आप अपना पैसा उनसे शेयर ना करें।
और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फेक पेटीएम, फेक यूपीआई वगैरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें लोग आपसे ओटीपी शेयर करने को कहते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं, 1 रुपये डालने को कहते हैं, 10 रुपये डाल के किसी सर्विस को एक्टिवेट करने को कहते हैं। इन सब कामों में मत फंसें, क्योंकि अगर आप इनसे एक भी चीज़ अगर आप इनमें से करते हैं तो मान के चलिए कि आपके पूरे जितने बैंक बैलेंस है उस पूरे अमाउंट को खतरा है। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसे को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप बैंक का जो ऑथेंटिकेटेड ऐप होता है उसको आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें और आपका वो पैसा जो फ़िलहाल अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसकी आप एफडी कर दें। और एक और ये चीज़ है कि अगर आपके बैंक खाते से कभी पैसे गायब होते हैं, कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर आप थाने में रिपोर्ट करें, आपका जो भी लोकल एरिया थाना लगता है वहाँ पर, और साथ ही अपने बैंक के मैनेजर को इसकी जानकारी दें, क्योंकि अगर आप 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके पैसे को रिवर्ट लाना काफ़ी आसान हो जाता है। आप जितना लेट करेंगे उतनी ही दिक्कतें बढ़ती जाएंगी और संभावनाएं कम होती जाएंगी कि आपके पैसे वापस मिलेंगे। ये कुछ ऐसी सिक्योरिटी टिप्स थी जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, बैंक अकाउंट से रिलेटेड थी, जूम ऐप जिसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार खबरें चल रही है, सुरक्षित है या नहीं है, कैसे सुरक्षित रखा जाए, और इसके अलावा अदर जो भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होते हैं उनकी सिक्योरिटी पर हमने बातचीत की है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे डाउट्स हैं या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आपसे शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी कोई साइबर अपराध हुआ हो या किसी के पास कोई समस्या हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ और जितना पॉसिबल हो पाए आपकी यहाँ से मदद कर पाऊँ। फिलहाल लॉकडाउन के जितने भी नियम शासन प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, उनका प्रॉपरली आप उनको फॉलो करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जब तक ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे उतना आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी दिक्कत या समस्या होती है तो डेफिनेटली आप मुझे इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।